2024 में हम तृणमूल और लोगों के बीच में एक गठबंधन देखेंगे। हम किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ नहीं जाएंगे। जनता के सहयोग से हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। जो लोग भाजपा को हराना चाहते हैं, मुझे विश्वास है कि वो हमें वोट देंगे। ये ऐलान है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी का। नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। रविवार के इस खास बात में आपका स्वागत। एक तरफ जहां पूरे देश में विपक्षी एकता का माहौल बनाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तमाम नई नई रणनीतियां बनाई जा रही हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों, इधर दक्षिण में तमाम दलों के मुखिया, फिर चाहे वो तेलंगाना के केसीआर से लेकर के वो स्टालिन तक सारे लोगों की जो तमाम जो टिप्पणियां आ रही हैं, उसको देखते हुए बार बार ये बात हो रही है कि समूचे विपक्ष को एक मंच पर आना होगा यदि भारतीय जनता पार्टी को हराना है और साल 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन करना है। तो हर हाल में विपक्ष को एक होकर के चुनाव लड़ना होगा, अन्यथा के स्थिति में अलग अलग राजनीतिक विश्लेषकों के अलग अलग विश्लेषण भी सामने आ रहे हैं। इसी पर आज हम बात कर रहे हैं। कुछ विश्लेषणों की बात होगी और कुछ बात होगी कि ममता बनर्जी को ऐसा ऐलान क्यों करना पड़ा, ममता बनर्जी की ये जो मजबूरी है वो क्यों है, या फिर ये जो ममता बनर्जी की मजबूरी के बजाय ये ममता बनर्जी के लिए ज़रूरी है तो क्यों है। इसके साथ साथ एक आरोप जो और लग रहे हैं, तमाम राजनीतिक विश्लेषक जिस पर सवाल उठा रहे हैं, वो ये कि ममता बनर्जी इस ऐलान के सहारे क्या भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मदद करने की कोशिश कर रही हैं। हम कुछ अलग अलग टिप्पणियों के माध्यम से इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। पहले शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल के नए समीकरण के हिसाब से। पश्चिम बंगाल में जब 2021 में अभी विधानसभा के चुनाव हुए, तब कांग्रेस के खाते में कुछ सीटें नहीं थी। कांग्रेस अभी जब ये चुनाव हुए बीते दिनों, जो त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड का परिणाम आया, उसी समय पर उपचुनाव का परिणाम आता है पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद जिले की जो सागर दिघी विधानसभा की सीट है, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को विजय मिलती है। इसके बाद एक नए सिरे से चर्चा शुरू होती है। जब मीडिया के द्वारा इसको लेकर के ममता बनर्जी से सवाल पूछा जाता है, तो ममता बनर्जी अपने जवाबों के साथ वो ऐलान भी करती हैं जो हमने आपको ऊपर सुनाया था। दरअसल जो सागर दिघी की सीट है वो पहली अब विधानसभा में, पश्चिम बंगाल की विधानसभा में एकमात्र सीट वो हो गई है। अधीर रंजन चौधरी की ये सीट मानी जाती है। अधीर रंजन चौधरी के प्रभाव वाली सीट ये मानी जाती है। अब हम बात हालात की कर लेते हैं। दरअसल आज की तारीख में जब हम लोकसभा के हिसाब से देखें तो तृणमूल कांग्रेस जो है वो चौथी सबसे ज़्यादा सांसदों वाली पार्टी है। नंबर 1 पर भारतीय जनता पार्टी है जिसके 303 सांसद हैं और 56.0% वोट के साथ। इसके बाद दूसरे नंबर पर कांग्रेस आती है, 52 सांसद हैं उनके, 9.6% वोट है उनके पास। डीएमके तीसरे नंबर पर है 24 सांसदों के साथ, 4.44% वोट के साथ। और चौथे नंबर पर आती है तृणमूल कांग्रेस यानी एआईटीएम। इसके पास वर्तमान समय में 23 सांसद हैं 4.25% वोटों के साथ में। तो ऐसे में टीएमसी जो है 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें आती हैं। 42 सीटों में से 22 सीटें टीएमसी के खाते में गई थी 2019 में। 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिली थी, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी मिली थी, और वहीं जो सीपीएम थी उसके हिस्से में कोई भी सीट नहीं आई थी। वोट प्रतिशत की बात की जाए तो 43.69% वोट टीएमसी के खाते में गए थे, 40.64% वोट जो है वो भाजपा के खाते में गए थे, और 5.67% वोट जो है वो कांग्रेस के पास रहे थे, जिसमें 2 सीटें उनको मिली थी। तो अब इस लिहाज से टीएमसी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। इसकी वजह और भी है। भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से अगर हम बात करें तो बिहार में इन दिनों राजनीतिक हालात बदले हुए हैं। इसके अलावा जो आसपास के दूसरे अन्य राज्य हैं, खास करके दक्षिण राज्यों में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी सेंधमारी की तैयारी कर रही थी, जो दक्षिण के लगभग 100 सीटें हैं, उन सीटों में वो एक बड़ी जीत की तैयारी कर रही थी। उस जीत पर भी फिलहाल पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ केसीआर खुद को आगे कर रहे हैं, दूसरी तरफ तमाम जो अन्य दल हैं वो अब एक साथ आने को तैयार होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो ऐसे में दक्षिण में भाजपा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार की बात करें तो बिहार में अब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में थे, उनका साथ छोड़ करके वो आरजेडी के पास जा चुके हैं।
ऐसे में माना जा रहा है कि आरजेडी और जेडीयू का जो गठबंधन होगा वो बिहार में लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, उसका प्रभाव ज़्यादा होगा बनस्पत भारतीय जनता पार्टी के। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को बिहार में सीटों का लंबा नुकसान होगा। इन सीटों की नुकसान की इस भरपाई के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास ऑप्शन बचता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में अब अगर ममता बनर्जी भी विपक्ष के साथ एकजुट हो जाती हैं तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की निश्चित तौर पर मुश्किलें बढ़ेंगी। उसकी वजह एक तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी मजबूत है, दूसरा जो विपक्ष है जिसके वोट अभी तक बंट रहे थे वो भी अगर साझे रूप में आ जाए सामने तो भाजपा के लिए जो 18 सीटें उनकी हैं उनको भी बचाए रख पाना मुश्किल हो जाएगा। इसी के मद्देनज़र ये बेहद महत्वपूर्ण ऐलान हो गया है ममता बनर्जी का, जिसको लेकर के तमाम तरीके के सियासी चर्चे शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा एक सवाल और उठाया जा रहा है, वो सवाल है कांग्रेस से ममता बनर्जी की दूरी को। दरअसल जब त्रिपुरा और दूसरे राज्यों में जो चुनाव हुआ, इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, इन चुनावों के चुनाव प्रचार के दौरान जुबानी जंग देखी गई कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच में। खुद राहुल गांधी ने भी उसको लेकर के टीएमसी को लेकर के निशाना साधा, वहीं टीएमसी का जवाब भी आया। ममता बनर्जी का ये जो ऐलान है वो नया नहीं है। अभिषेक बनर्जी इसके पहले जो उनके प्रवक्ता हैं वो उन्होंने भी इस तरीके की बात कही थी जिसमें उन्होंने कांग्रेस को लेकर के कई सारे सवाल खड़े किए थे। दूसरे ममता बनर्जी को लेकर के राहुल गांधी की तरफ से ये निशाना साधा गया कि टीएमसी जो है भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए चुनाव लड़ रही थी गोवा में। उसी तरीके से खुद जो है अभिषेक बनर्जी ने भी ये सवाल उठाया था कि क्या पश्चिम बंगाल में कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रही थी। इसी तरीके का कुछ आरोप ममता बनर्जी ने भी लगाया है। ममता बनर्जी ने साफ साफ ये बात कही है कि सीपीएम और कांग्रेस पर जो है वो भाजपा के साथ उनका गठजोड़ है। तो इस तरीके का आरोप एक बार फिर ममता बनर्जी ने अब दे दिया है। इसके अलावा जो टीएमसी है, अब टीएमसी के इस ऐलान से जो विपक्षी एकता की बात हो रही थी उसे बड़ा झटका लगा है। टीएमसी चूंकि पश्चिम बंगाल से बाहर निकल करके पहले भी प्रयास कर चुकी है अन्य राज्यों में भी, हालांकि वो ठीक है कि अलग बात, उसे बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई। गोवा में उसे सफलता नहीं मिली, त्रिपुरा में उसे सफलता नहीं मिली। हालांकि मेघालय में टीएमसी को 5 सीटों पर जीत हासिल हुई, वहाँ पर उसके वोट बढ़े। तो ऐसे में टीएमसी जो है विपक्षी एकता की जब बात होगी तो वहाँ पर एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर होगा अगर वो विपक्ष में होगा, तो विपक्ष के साथ एक गठबंधन में आता है तो। अन्यथा की स्थिति में फिर परिणाम जो है कई जगह वो प्रभावित करने की क्षमता रखता है। कुछ वैसा ही जैसे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी पर आरोप लगा कि बहुजन समाज पार्टी ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अपने उम्मीदवार उतारे, खासकर उन सीटों पर वैसे उम्मीदवार दिए जहां पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट मजबूत था और समाजवादी पार्टी के वोटों में सेंधमारी को लेकर के ही सेंधमारी किस तरीके से की जाए उसी समीकरण को बैठाते हुए बीएसपी ने अपना उम्मीदवार उतारा, जिससे बीजेपी को सीधा सीधा फ़ायदा हुआ। कई सीटों पर ऐसी हम पहले भी इसके बारे में कई बार आपको सीट वाइज गिनवा चुके हैं। तो कुछ उसी तरीके का हाल टीएमसी भी उस तरीके के समीकरणों को, तमाम जो राजनीतिक गणित है, जो वोटों की गणित है, उसको बदलने में सक्षम है कई सारी सीटों पर कई राज्यों में। इसके अलावा जो साल 2021 में विधानसभा चुनाव हुए थे उसका जो परिणाम आया था जिसमें टीएमसी को बड़ी जीत हासिल हुई थी, तीसरी बार ममता बनर्जी बतौर मुख्यमंत्री जो है उन्होंने राज्य की कमान संभाली, तो इससे टीएमसी का उत्साह जो है वो चरम पर है और इसके नाते जो है वो कांग्रेस से एक दूरी बनाए हुए है। पहले वाद विवाद और ये सारे जो समीकरण है वो टीएमसी के पक्ष में है, इसलिए टीएमसी कांग्रेस से दूरी बना करके चल रही है। इसके अलावा एक कारण और माना जा रहा है, वो कारण ये कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में लगातार खुद को मजबूत करने में लगी हुई है। साल 2019 के चुनाव जब हो रहे थे लोकसभा के, तब भी ये देखा जा रहा था कि टीएमसी जो है वो बाकी दलों से अलग रही। ये माना जा रहा था कि टीएमसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को इससे बड़ा नुकसान होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के चुनाव में वहाँ पर 18 सीटें हासिल की। वहीं कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत था वो घटा। कई ऐसी जगहों पर टीएमसी को जीत मिली जो सीटें कांग्रेस के साथ परंपरागत रूप से रही थी, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस वहां पर घटी और टीएमसी बढ़ी। ऐसे में टीएमसी कांग्रेस से दूरी इसलिए भी बना के चल रही है कि अगर कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ाया जाता है, कांग्रेस पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ती है, तो उससे जो वोट घटेंगे, जो सीटें घटेंगी, वो टीएमसी की घटेगी और कांग्रेस एक बार फिर से राज्य में खुद को मजबूत करने में कामयाब होगी। इसके चलते भी टीएमसी कांग्रेस से दूरी बना रही है।
इसके अलावा अभी पीछे दिनों में देखा गया कि स्टालिन के यहाँ एक कार्यक्रम हुआ जिसमें तमाम राजनीतिक दलों के लोग पहुंचे थे और स्टालिन ने खुले तौर पर यह बात कही कि किसी तीसरे मोर्चे की बात नहीं हो रही है, बल्कि सारे सबको एक फ्रंट पर आने की बात हो रही है। राष्ट्रपति का चुनाव जब बीते साल हुआ तब ममता बनर्जी ने विपक्षी एकता की शुरुआत की। उन्होंने पश्चिम बंगाल से निकल करके वो दिल्ली, महाराष्ट्र और तमाम राज्यों में घूमी और जनसमर्थन मांग। उन्होंने तमाम राजनीतिक दलों से राष्ट्रपति चुनाव के लिए समर्थन मांगा जब वो शरद पवार को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाना चाहती थी। वहाँ पर उनको झटका लगा। ठीक उसके कुछ समय के बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी महिला के तौर पर वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको जब उन्होंने भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया तो बाकायदा ममता बनर्जी ने ये बयान दिया कि अगर भाजपा उनको पहले बता देती कि वो एक आदिवासी महिला को अपना उम्मीदवार बना रही है तो वो जो है उनका समर्थन करती। इसके बाद से एक नई सियासत शुरू हुई थी, एक नई चर्चा शुरू हुई थी कि क्या ममता बनर्जी जो है वो अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा चुकी हैं और वो मैनेज हो चुकी हैं। फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति का जब चुनाव आया तो जो ममता बनर्जी का रुख था, जो टीएमसी का रुख था, उसने इन बातों पर मुहर लगाई। इसके अलावा ममता बनर्जी पर भी कई सारे आरोप हैं, कई सारे ऐसे स्कैम्स हैं पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए जिसमें ममता बनर्जी का नाम परोक्ष या अपरोक्ष तौर पर जोड़ा जाता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनके नाम को जोड़ा जाता है। उनके करीबी बीते साल के जुलाई महीने में उनके बेहद करीबी मंत्री पार्थ चटर्जी पर छापेमारी की गई। पार्थ चटर्जी के एक करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर ईडी की छापेमारी हुई और उसमें बड़ी संख्या में नकदी की बरामद हुई थी। ये जो मामला था वो बताया जा रहा था पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग द्वारा जो भर्तियां की गई उसमें अनियमितता के मामले को लेकर के वो छापेमारी ईडी के द्वारा कार्रवाई की गई। इसके अलावा शारदा घोटाला, रोज वैली घोटाला, नारद का जो स्टिंग ऑपरेशन था उसमें, इन सब में कई ऐसे मामले हैं जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ममता बनर्जी को जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि उसमें इनका नाम है। कोयले घोटाले को लेकर के ममता बनर्जी का नाम आता है। तो इस तरीके के कई सारे घोटाले हैं जिनमें ममता बनर्जी को कई बार घसीटा जाता है, कई बार उनके ऊपर उंगली उठाई जाती है। अभी 100 दिन के 100 रोजगार पर जो था उसमें भी शुभेंदु अधिकारी जो है भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पर नेता, उन्होंने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया था घोटाले को लेकर के। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं और जो वर्तमान समय में बार बार ये बात जो कही जा रही है, जो तमाम राजनीतिक विश्लेषकों से लेकर के विपक्ष की पार्टियों द्वारा कहा जा रहा है कि ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी जो संस्थाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का हथियार बन चुकी हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर कहीं विश्लेषकों ने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि ममता बनर्जी डर करके भी मैनेज हो चुकी हैं और अब उनकी मजबूरी ये है कि उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है, वो चाहे खुल करके रहें या फिर किसी भी दूसरे रास्ते से। तो ऐसे में ये कई सारे जो सवाल हैं, जो टीएमसी का ऐलान है, जो ममता बनर्जी का ऐलान है कि विपक्षी एकता से वो दूर रहेंगी। हालांकि विश्लेषकों का ये भी मानना है कि पोस्ट इलेक्शन जब चुनाव परिणाम अगर अच्छे आते हैं विपक्ष को लेकर के तो ममता बनर्जी भी विपक्ष के साथ विपक्ष को अपना समर्थन दे सकती हैं, विपक्ष में जा सकती हैं। इस तरीके की संभावनाओं को भी खारिज नहीं किया जा रहा है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि ये जो चुनाव हैं इनसे ममता बनर्जी को कितना फ़ायदा होता है, विपक्ष से अलग, साझे विपक्ष से अलग रह करके ममता बनर्जी इसका क्या लाभ उठा पाती हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी को इससे क्या फ़ायदा होगा और कांग्रेस पार्टी को इससे क्या नुकसान होंगे। कांग्रेस पार्टी को टीएमसी के आने से नुकसान होगा ये तो तय है राज्य में। अगर टीएमसी साझे विपक्ष में नहीं रहती है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा दल जो आज की तारीख में लोकसभा के हिसाब से चौथे नंबर का सबसे बड़ा सियासी दल है, वो यदि इस साझे विपक्ष में नहीं रहता है, विपक्षी गठबंधन में नहीं रहता है, तो उससे विपक्ष के गठबंधन को बड़ा झटका माना जा रहा है। अब देखना ये होगा कि ये जो सारा खेल है वो परिणाम को कितना प्रभावित कर पाता है। धन्यवाद।